बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बलूचिस्तान में सियासी बहरान, वज़ीर आला जाम कमाल की कुर्सी बरकरार रहेगी या नहीं? हुकूमत के नाराज अरकान ने बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। अब्दुल रहमान खेतरान ने 5 अरकान असम्बली के लापता होने का दावा कर दिया, उनमें से एक रुकन असम्बली पहुंच गए। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि लापता अरकान को गिरफ्तार किया गया, रिहा न हुए तो धरना देंगे। सनाउल्लाह बलोच ने दावा किया कि सीपैक के हवाले से एक भी मीटिंग नहीं की गई, फंड्स अवाम पर खर्च करने के बजाय जीप रैलियों और दुबई एक्सपो पर जाया किए गए। जाम कमाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की खराब कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें वज़ीर आला क़ायद ऐवान के ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर ऐवान के अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला और क़ायद ऐवान मुंतखब किया जाए। हाउस की इज़्ज़त का तकाजा है कि फौरी तौर पे जाम साहब स्टेप डाउन कर जाएं। इसमें उनकी भी इज़्ज़त है, हमारी भी इज़्ज़त है। हम तारीख में ये चीज़ लिखवाना नहीं चाहते कि ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम सीएमशिप। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं कि नाराज अरकान असम्बली को मना लिया है, वो हमारे साथ हैं। 9 अरकान अपोजिशन के साथ नहीं, हमारी हिमायत में खड़े हैं। वोटिंग के दिन मजीद 9 अरकान हमारे साथ होंगे, जीत हमारी ही होगी। अपोजिशन लीडर की तरफ से कहा गया है कि अरकान को गिरफ्तार किया गया है या मिसिंग है। ये असम्बली फ्लोर पे अपोजिशन लीडर को इस तरह के जुमले कलमात जेब नहीं देते। मैं इस तरह के अल्फाज की मजम्मत करता हूँ और मुकद्दस अरकान असम्बली उनकी मर्जी है, वो जिसको वोट दें वो आए ना आए, वो जाम कमाल साहब को सपोर्ट करें या किसी को सपोर्ट करें, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। हम पहले भी बता चुके हैं, हमारे नाराज जो दोस्त हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम उनके साथ इंगेज थे। हम कभी मायूस नहीं हुए, हमने अपने दोस्तों को मना लिया है और आज जो है सिर्फ करारदाद पेश हुआ है। जिस दिन इस पे वोटिंग होगा, वोटिंग वाले दिन आप देखेंगे कि आज 5 उनके सफों में नजर नहीं, 5 नहीं बल्कि वो तो 42 का दावा कर रहे थे ना। 42 से जो है 9 माइनस करें 33 बनते हैं, तो उनका दावा जो है वो इनफ्रैक्शस हो चुका है। 9 अरकान का जो उनका दावा था वो उनके साथ नहीं है और जब इंशाल्लाह जिस दिन वोटिंग होगा आप देखेंगे कि 9 और भी नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी कहते हैं कि जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार करने वाले अरकान की तादाद 34 हो गई है। मजीद 8 अरकान भी तहरीक अदम एतमाद में शामिल हो सकते हैं। जाम कमाल को मशवरा है कि वो इस्तीफा दें और घर जाएं। जो जाम के खिलाफ अदम एतमाद करने वाले मोअज़्ज़ज़ अरकान है वो 34 है। अच्छा, 34 बाकी जो थे इनके वो जो नहीं आ रहे हैं उनके क्या है? वो भी आ जाएंगे। 34 जब हो गए तो 8 और भी आ जाएंगे। अच्छा नवाब साहब ये बताएं कि आज तो 34 हुए हैं, क्या वोटिंग वाले दिन जैसे आज 5 नहीं है, मैंने कहा कि 34 तो 12 भी नहीं आ सकते हैं? नहीं, मैंने कहा कि 34 अभी है, 8 और भी आ सकते हैं। 14 मेरे वाले भी है, याद दिलाना सबको। 14 है, 14 मुझे उन्होंने 14 के साथ। अच्छा नवाब साहब अब जाम साहब को आखिरी मशवरा, क्योंकि एक सीनियर सियासतदान है, कबायली शख्सियत भी है नवाब सारवान, क्या आखिरी मशवरा क्या देंगे कि अब भी मौका है उनके पास? नहीं, इतना जो सोशल जाम के खिलाफ हुआ है, जाम को चाहिए कि अब इस्तीफा देके घर चला जाए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे मुजीब से, जो इस वक्त ऐवान में क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमें, और ये भी बताइएगा मुजीब के जिन अरकान के लापता होने का कहा जा रहा था उनके बारे में क्या इतलात हैं? आपको बताएं कि ये मामला इंतहाई अहम ये मामला है, इस हवाले से जो है वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त हम पूछेंगे हमारे नुमाइंदे से कि ऐवान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और जिन अरकान के लापता होने का कहा जा रहा था उनके बारे में अब तक क्या इतलात मौसूल हुई हैं। बलूचिस्तान असम्बली का अहम इजलास, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आज बलूचिस्तान असम्बली में पेश की गई है। असम्बली इजलास की सदारत स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद 14 अरकान की जानिब से जमा कराई गई है, जिनमें नाराज हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुझे बताइएगा इस वक्त ऐवान में सूरत हाल क्या है और जिन अरकान के लापता होने के हवाले से बात की जा रही थी उनके बारे में क्या इतलात मौसूल हुई हैं? इस वक्त इजलास में जो है वो कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मुजीबुल्लाह से नहीं हो पा रहा है। उनसे जैसे ही राब्ता बहाल होगा मज़ीद आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें, इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक बलूचिस्तान असम्बली में पेश की गई है।
मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीडीएम का पहला मुजाहरा मरी रोड रावलपिंडी पर कारकुनों ने एहतजाज किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कमर तोड़ महंगाई के बायस पीटीआई के वोटर्स आज हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहे हैं, ताहम हुक्मरानों को अब घर जाना होगा। पीडीएम के कारकुनों ने एहतजाज के दौरान मरी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, अवाम के पास चीनी, दवाई, आटा, बच्चों की फीसें देने के पैसे नहीं, मुल्क की सलामती को तमाशा बना दिया गया है। ये मुल्क इस हुकूमत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन नालायकों को अब घर जाना होगा। एहतजाज में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी, मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। बुलेटिन में देखिए शेख रशीद की पेशगोई। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जुमे को पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो उसे मरियम नवाज लीड करती हैं या शहबाज शरीफ। ये बात की बात है, हो सकता है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब हो तो नवाज शरीफ उसे ज्वाइन कर लें। इस नाअहल और नालायक टोले ने और इस जाली हुकूमत ने जिस तरह से लोगों का जीना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन कर दिया है, उसके खिलाफ बाद नमाज जुमा जो है तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स 12-15 जो है वो बड़े शहरों में इंशाअल्लाह ताला भरपूर जो है महंगाई के खिलाफ और इस जाली नालायक हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज होगा। इन हुक्मरानों से जो है वो इस कौम को और मुल्क को निजात हासिल होगी। मुजाहरे जो हैं ये हमारे डिवीजन लेवल पे हमारी मकामी क़यादत करेगी। हमारे MNA, MPs, टिकट होल्डर्स, पार्लियामेंटेरियन वो उसमें शरीक होंगे। जब कभी कोई लॉन्ग मार्च की बात होगी तो फिर आप बात करें। मरियम नवाज उसको लीड करती है, उसको मियाँ शहबाज शरीफ लीड। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुँचने के करीब हो तो मियाँ नवाज शरीफ भी आ जाए। शेख रशीद ने इलेक्शन से पहले तीसरी नून लीग वजूद में आने की पेशगोई कर दी। कहा, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है नून और शीन अलग अलग हैं। खबरदार किया कि पीडीएम शौक से एहतजाज करे, लेकिन इलेक्शन से पहले दंगा फसाद किया तो अपोजिशन अपने लिए सियासी गड्ढा खो देगी। एक पेज में दरार पड़ने की तरदीद कर दी। खुशी है कि पीडीएम ने इख्तिजाज के लिए मेरे शहर का इंतखाब किया। इलेक्शन के पहले अगर कोई दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे, अपने लिए सियासी गड़ा खोदेंगे। मेरा शहर एक पढ़ा लिखा शहर है, जिम्मेदारियों को समझता है। अगर वो आइन और कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो उनको कोई हाथ में नहीं लेगा। इलेक्शन जब आएगा 22 महीनों बाद या 20 महीनों बाद एक नई अलाइनमेंट हो। जो मैं कहता था वो अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है। नून और शीन दो लीगें हैं, सो एक ही महल्ले और एक ही इलाके में दोनों लीगों से अलग-अलग मिली हैं। इलेक्शन से पहले तीसरी वजूद में आ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब की अगर मुलाकातें हो रही हैं तो अच्छी बात है। मुलाकातों के बाद बातें भी निकलनी चाहिए। बलूचिस्तान और सूबों पे मैं सियासत नहीं करता। जो कि दरार आ चुकी है, कोई दरार नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च के लिए असेंबली से इस्तीफों की शर्त रख दी। 18 अक्टूबर की पीडीएम मीटिंग में फजल रहमान ने कहा कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का फायदा नहीं होगा। जवाब में नवाज शरीफ ने कहा, हम आपके साथ हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अशरफ भट्ट। फजलुर रहमान अब भी लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से जोड़ने के कायल। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में फजलुर रहमान ने कहा कि असेंबली से इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं। जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना साहब हम एक साथ हैं। दूसरी जानिब नून लीग की अक्सरियत पहले ही ये राय दे चुकी है कि पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर अकेले इस्तीफों का फायदा नहीं होगा। ज़राए का कहना है कि इत्तफाक़े राय ना होने की वजह से ही अब तक पीडीएम ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया। लीगी कायद ने मौलाना को साथ देने का कह तो दिया, लेकिन देखना होगा कि वो अपनी पार्टी की अक्सरियत को इस्तीफों पर कैसे राजी करेंगे। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, हुकूमत 3 साल तेल और गैस सस्ता करने, नौकरियां और घर देने के वादों पर चलती रही। अब मजीद चलना मुमकिन नहीं। उन्होंने वजीर आजम से तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। 3
3 साल तक ये हुकूमत लोगों को इसी दलासे में चलती रही। तेल सस्ता करेंगे हम, गैस सस्ती करेंगे हम, बिजली सस्ती करेंगे, लोगों को घर भी देंगे, नौकरियां भी देंगे, 200 अरब डॉलर भी बाहर से लेके आएंगे। दूसरा साल फिर दिया। तीसरे साल में लोगों की अब सकत भी खत्म हो गई है, लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई है गवर्नमेंट का। मजीद इसका चलना मुमकिन नहीं है। अल्लाह करे सारे इदारे, सारे लोग एक पेज पे आ जाएं और वो पेज आईने पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी ने कभी भी सिवाय अल्लाह के इशारे के, पाकिस्तान के अवाम के इशारे के और किसी इशारे पे कभी काम नहीं किया। वो इंफॉर्मेशन रिलीव कर दें जो आपके पास है कोशा खाना से। चले ना बताएं किस मुल्क ने कुछ दिया था, ये तो बता दें कि हाँ आपने, आपकी फैमिली ने कुछ गिफ्ट वहां से लिए। मदीने वाले का तो कुछ छुपा नहीं होता था। पीडीएम तो खत्म हो गया। वो जमातें जो आज इकट्ठी हैं, कल पीडीएम में थी, आज वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान के साथ मिलकर अदम एतमाद की तहरीक साइन कर चुके हैं। कल हुकूमत आई तो उसका हिस्सा होंगे। उनको कब नोटिस जाता है, उनको कब जवाबदेही होती है, ये हम देखेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर हुकूमत ने अवाम पर बम नहीं महंगाई का एटम बम चलाया है। ये रियासत महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन है। दिसंबर में बदतरीन गैस बहरान की पेशगोई करते हुए बोले, अगर इस नालायक हुकूमत को रुखसत न किया गया तो मुल्की मसाइल नाकाबिले हल हो जाएंगे। पीटीआई के अपने वोटर चीख रहा है, ये जो 10 रुपए यकमुश्त पेट्रोल और 12.5 रुपए यकमुश्त डीजल फी लीटर कीमत में इजाफा किया गया है, ये महंगाई का बम नहीं है, ये महंगाई का एटम बम है जो हुकूमत ने चलाया है। चंद हफ्तों के अंदर अंदर मजीद बिजली के निर्खों में इजाफा होने वाला है। 1.5 रुपया पहले ये इजाफा कर चुके हैं, अब 2.5 रुपए फी यूनिट बिजली का और इजाफे की धमकियां दे रहे हैं। गैस की अगर आप सूरत हाल देखें तो दिसंबर में मुल्क की तारीख का बदतरीन गैस बहरान आ रहा है, चूंकि इन नालायकों ने वक्त के ऊपर गैस के सौदे नहीं किए। ये आज 3 साल के बाद भी एनर्जी मैनेजमेंट करने में नाकाम है। ये रियासत महंगाई है, ये रियासत करप्शन है, ये रियासत नालायकी है, ये रियासत बेरोजगारी है जो इमरान खान के हाथों बन चुकी है। ये मुल्क अब एक ऐसे बहरान के धाने पे खड़ा है कि अगर इन नालायकों को रुखसत ना किया गया तो ये मुल्क के मसाइल नाकाबिले हल हो जाएंगे। वज़ीर मुमलकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पार्टी अकाउंट्स काला धन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए तो तलाशी देने में क्या हर्ज है। कौन से फरिश्ते थे जो अकाउंट्स में पैसे डाल गए। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। पार्टी अकाउंट्स को काला धन साफ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपको रसीदें देने में क्या हर्ज है। ना आप जो है वो मरियम सफदर को राय फरार अख्तियार करने देंगे, ना जो है वो बिलावल जरदारी को राय फरार अख्तियार करने देंगे। तलाशी जो है वो देनी पड़ेगी। ना ये कानून को मानते हैं, ना ये आइन को मानते हैं, और अगर कोई इदारा इनके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई करे तो ये इदारों के ऊपर जो है वो हमलावर हो जाते हैं। मरियम सफदर को ये पहले भी मैंने चैलेंज किया था, मैं आज फिर चैलेंज करना चाहता हूँ कि आपको बड़ी कानून की हाकमियत की बातें आपको याद आती हैं। जस्टिस कयूम रिटायर्ड वाला टेलीफोन वाला इंसाफ लेने की आपको आदत है, जब आपको नहीं मिलता तो आप रोना धोना शुरू कर देते हैं। अपनी रसीदें निकालें, रसीदें को कतरी खातना निकाल लीजिएगा, इस बार भी कोई जाली ट्रस्ट डीड ना बना लीजिएगा। लेकर आए रसीदें और स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखें। ये जूते उतार के दुम दबाकर जो है वो भागने की तैयारी में है जो पिछले 4 साल से ये कर रहे हैं। और अब ये देखना है कि आया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अलाउ किया गया है ये उसके सामने अपना रिकॉर्ड रखते हैं या नहीं रखते। अब तो फजल रहमान ने भी आज तक अपनी पार्टी का कोई हिसाब ही नहीं दिया। यहाँ पर वो एक पिटीशन अलग से इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम पार्टीज की जो है वो लगी हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की रूपोशी का निराला जवाब पेश कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आगा सिराज सूबे की असेंबली के स्पीकर हैं और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ हासिल करना उनका हक है। स्पीकर सिंध असेंबली के लिए छापे मारे जा रहे, वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहे, तो आपकी जो तारीख है मुकदमा का सामना करने की, तो आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे? ये जो माहौल एक पैदा किया इदारों से टकराने का, आप समझ रहे हैं यार, स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, उनका हक है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपनी रिलीफ लेने की कोशिश करें।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर पर तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो भी जिम्मेदार हुआ उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक केस की समाअत के दौरान पंजाब बल्दियाती इदारों के बहाली का नोटिफिकेशन पेश किया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त नहीं, सूबाई हुकूमत समझती है कि बल्दियाती इदारे उन्होंने बहाल किए। अदालत ने हाई कोर्ट की तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करके करार दिया कि तहकीकात करके मामले की तह तक जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, जो भी जिम्मेदार हुआ उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात हसन खावर ने कहा है कि कोशिश की जा रही है कि इदारों और हुकूमत में तसादुम हो और सिस्टम ना चले। हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, ख्वाब देखने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। जो दाल में काला ढूंढ रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। अगर कोई ख्वाब देखना चाहता है तो हम उसको खाना खिलाते हैं, वो जाकर सो जाए। अगर 70 साल बाद कोई हुकूमत एहो जी आई गई है कि सब नूं नाल लेके चल रही है, तानू की इतराज है, तुसी चलन दिओ उन्हां नूं। अगर आपको पानी में खड़े होकर जलसे करने वाले लोग चाहिए तो वो नजर नहीं आएंगे। ऑपोजिशन ये वाकई पीडीएम है जो मुतहिदा ऑपोजिशन बनी थी, क्या वो आज मुतहिदा है? ये तो इनके अपने मुफादात की जंग है, ये अवाम की जंग नहीं लड़ रहे। जो आएगा अपने जमहूरी हक उसका है मुजाहिरा करना, वो प्रोटेस्ट करें, वो बात करें, लोगों को तकलीफ ना हो, कानून को अपने हाथ में न लें। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह में नवाब शाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्रुरी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध हुकूमत में एक वीसी लगाने की भी सलाहियत नहीं है। अदालत उज़्मा में वाइस चांसलर पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह की तकर्रुरी के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सूबा सिंध की बदकिस्मती है कि एक वाइस चांसलर भी नहीं लगाया जा सका। असल मसला ये है कि अपना बंदा लगाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कमेटी नए रूल्स नहीं बना सकती। अदालत ने 2 माह में वीसी की तकर्रुरी का हुक्म देते हुए करार दिया कि हुक्म पर अमल दरामद न होने की सूरत में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एफएटीएफ का 3 रोज़ा इजलास पेरिस में जारी है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या नाम बरकरार रखने का फैसला किया जाएगा। एफएटीएफ का 3 रोज़ा इजलास 21 अक्टूबर तक पेरिस में जारी रहेगा। पाकिस्तान की जानिब से टेरर फाइनेंसिंग समेत अब तक की कारकर्दगी, पाकिस्तान की ज़मीनी हक़ाइक़ और कानून साजी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने का हतमी फैसला जायजे के बाद होगा। पाकिस्तान फेटफ के 27 नुकाती एक्शन प्लान में से अब तक 26 नुकात पर अमल कर चुका है। फेटफ की शराइत के मुताबिक पाकिस्तान को तमाम पॉइंट्स पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। 6 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मिशन। गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF से मुज़ाकरात में जल्द खुशखबरी मिलने की नवीद सुना दी। IMF मिडल ईस्ट के डायरेक्टर कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। IMF के 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशिशें तेज। पाकिस्तान को मजीद 1 अरब डॉलर जल्द मिलने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे के हुक्काम ने 6ठे मालियाती पैकेज के लिए जारी जायजे को मुस्बत करार दे दिया। IMF के डायरेक्टर मिडल ईस्ट सेंट्रल एशिया जेहाद अजोर ने कहा पाकिस्तान और IMF की बातचीत में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। प्रोग्राम के मुख्तलिफ सतूनों और हुकूमत पाकिस्तान के मुमकिन इक़दामात पर गौर जारी है। The discussions are progressing around the various pillars of the program and the measures that the government of Pakistan is currently contemplating. The progress has gone in a very good step and the mission with the authorities are going through the various details. गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने भी जल्द डील तय पाने की नवीद सुना दी। ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर दफ़ा अगर आप देखें जब भी IMF के रिव्यू पे कोई मिशन गई है तो हमेशा इसी तरह नेगोशिएशंस होती हैं। तो इंशाल्लाह आप सबको इसमें एक अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। गवर्नर मरकजी बैंक ने आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुल्क में महंगाई की वजह करार दिया। ये भी कहा मुल्की मईशत और मुआशी एशारियों के हवाले से बड़े पुरुमीद हैं। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम बहाल कराने के लिए बिजली टैरिफ और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे समेत मुतादिद शराइत पर पहले ही अमल कर चुका है। अरबों रुपए मालियत का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने और लग्जरी दरामदी अशिया पर ड्यूटी बढ़ाने समेत मजीद इक़दामात ज़ेरे गौर हैं। IMF को कोरोना की मद में मिलने वाले फंड्स का हिसाब भी दिया जा चुका है।
सिंध हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक को बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज की तजारत के मामले का जायजा लेने के लिए 3 माह का वक्त दे दिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अदालत में कहा वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। जॉइंट सेक्रेटरी खजाना ने अदालत में कहा कि अभी तक वाज़ेह नहीं क्रिप्टो क्या है। करेंसी है, असासा है या सॉफ्टवेयर है, जिस पर जस्टिस के आगा ने कहा कि अगर वाज़ेह नहीं है तो वाज़ेह होना चाहिए, आप कानून क्यों नहीं बनाते। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने अदालत को बताया कि अब तक मरकजी बैंक ने क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करने की इजाजत नहीं दी है। अलबत्ता सरकारी सतह पर ताहाल क्रिप्टो को गैर कानूनी भी करार नहीं दिया गया है। हमने तो कहा है कि ये लीगल टेंडर नहीं है और कोर्ट ने भी कहा है कि दिस मैटर्स आर कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव। कैसे लीगल होगा? अभी हम लीगल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है, आपने खुद कोर्ट का ऑर्डर आपने। मगर आप रेगुलेट करने जा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं? अब नहीं कह सकते, अभी ये डिसीजन नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि क्रिप्टो और बिटकॉइन पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह होना चाहिए। अगर क्रिप्टो को कानूनी शक्ल दी जा सकती है तो रेगुलेट किया जाए। अदालत ने क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत के तयन के लिए सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया है। हुक्म में कहा गया है कि 3 माह में स्टेक होल्डर्स की मशावरत से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने से मुतालिक रिपोर्ट तैयार की जाए। कमेटी इस करेंसी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले वकार ज़का का मौक़िफ़ भी सुने। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के इस मौक़िफ़ से भी बहुत फिक्रमंद नजर आए कि वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। गड़बड़ ये हुई है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एक्शन लेगा, ऑक्टाफेक्स, बाइनेंस, इन सबको नोटिस जाएंगे। वो जो नोटिस हैं ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वाले पहले से ही पीछे पड़े हुए। ये लोग क्या करेंगे? अभी इन्होंने बोल दिया है कि जितने भी ऑक्टाफेक्स, बाइनेंस, जितने एक्सचेंजेस चल रहे हैं उनके लिए ये पीटीए को वो कर सकते हैं, तो पीटीए को ये बोलेंगे बैन करने के लिए। तो ये थोड़ी सी मुझे आज लगता है कि ज्यादती होगी। अदालत ने SECP को क्रिप्टो एक्सचेंजेस के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोका है। अलबत्ता FIA पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि वो किस बुनियाद पर कार्रवाई कर रही है। ये कह दिया है कि जितने भी लोग हैं जो इस वक्त क्रिप्टो में डीलिंग कर रहे हैं, अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो उन्हें FIA हरासा नहीं कर सकता। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग या कोई टेरर फाइनेंसिंग में नहीं है। अदालत ने FIA से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के खिलाफ FIA कार्रवाइयों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। अदालत ने FIA को क्रिप्टो करेंसी रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से तो रोक दिया है, मगर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है। इसके अलावा SECP को भी ये इजाज़त दी है कि वो गैर कानूनी एक्सचेंज के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। समा ने मामला उठाया तो हुक्काम को भी होश आया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरसी कुतुब में गलतियों का एतराफ़ कर लिया। मज़ीद गलतियों की निशानदेही के लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड रिव्यू कमेटी तश्कील दे दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राहम यूसुफ ज़ई। इस बुक को पढ़ें तो हमसे क्या बड़ा आदमी बनेगा। इसका जो स्टेप है वो सॉल्व करके दूसरा स्टेप करने के लिए अपने आंसर को चेक करेगा, तो क्या चेक करेगा? वो तो कहेगा। समा की खबर का असर, बच्चों का मुस्तकबिल बचा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कई सालों से दरसी कुतब में गलतियां, समा ने निशानदेही की तो सूबाई हुकूमत ने गलतियां मान ली और टेक्स्ट बुक बोर्ड जायजा कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी बनाई है कि इसको रिव्यू किया जाए ताकि उसमें जितने एरर्स हैं एक तो उनको पॉइंट आउट किया जाए, ताकि हम उसको एक तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ अगर SNC किए हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर लें और उसमें वो करेक्शंस कर लें, और जो हमारी अपनी बुक्स हैं तो उसमें अगर वो कुछ एरर्स हैं तो उनको वो ठीक किया जा सके। कमेटी पहले मरहले में पहली जमात से लेकर 8वीं तक तमाम किताबों की जांच पड़ताल करेगी। इट्स अ गुड प्रोसेस, एक दफ़ा ये सारा रिव्यू हो जाए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ इश्यूज आ रहे थे डिफरेंट क्वार्टर्स से। कमेटी तमाम किताबों में गलतियों के हवाले से जायजा रिपोर्ट मरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ रहम यूसुफ ज़ई, समा, पेशावर। और ख़बर है डेरा गाजी खान से, जहां जाली कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाने वाला मुलजिम पकड़ा गया है। फोटोकॉपी शॉप को सील करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नुमाइंदा समा अख्तर अली हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से क्या तफसीलात हैं? अख्तर अली से हम राब्ता कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें, डेरा गाजी खान में कार्रवाई की गई है। जाली कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। फोटोकॉपी शॉप को सील करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये मुलजिम डाटा एंट्री ऑपरेटर से 500 रुपये में जाली सर्टिफिकेट बनाया करता था।
اور اب خبر کراچی کے ایک ایسے سرکاری اسکول کی جو ہے تو حکومت کے ماتحت، لیکن اس کا نظام اسکول کے طالب علم چلا رہے ہیں، جہاں لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے کلاسیں ہوتی ہیں۔ دیکھتے ہیں سعد صابری کی رپورٹ۔ قریشی گورنمنٹ اسکول ایک سرکاری تعلیمی ادارہ، مگر تعلیمی معیار اور ضروری سہولیات دوسرے سرکاری اسکولوں سے کہیں زیادہ۔ یہاں پہ فیسلٹیز ماشاءاللہ سے بہت زیادہ دی جا رہی ہے، جیسے کہ ہمارا کمپیوٹر لیب ہے، وہاں میں لے کے جایا جاتا ہے، وہاں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ کی آن لائن کلاس ہوتی ہے، ہم لوگ کا کانفرنس روم بنا ہوا ہے، وہاں جا کے ہم لوگ لندن سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے سارے بچے۔ یہاں پہ بجلی بھی ہے، واش روم اور ڈسپینسر بھی ہے، سب کچھ ہے یہاں پہ۔ مگر اس بہتر نظام تعلیم میں حکومت کا کوئی کردار نہیں، بلکہ سب کچھ اسی اسکول کے طالب علموں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ قریشی گورنمنٹ اسکول سے 70 کی دہائی میں تعلیم حاصل کرنے والوں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا، اب اپنی مادر علمی کا قرض چکانے واپس آئے ہیں۔ 78 کے بیچ میں یہاں سے ہم نکلے ہیں، میٹرک پاس کیا ہے یہاں سے، اور اس وقت کا یہ بہترین اسکولوں میں ہوا کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہیں کہیں سے ہماری ٹیچر آئیں گے اور مجھے بلائیں گے کہ تم باہر کیا کر رہے ہو، کلاس میں آ جاؤ۔ ہم اور ہمارے جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹ اسکول سے نکلے اور ماشاءاللہ آج دنیا کے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اپنے اسکول کا یہ حال دیکھ کر ڈاکٹر دانش سے رہا نہ گیا، دیار غیر میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے پرانے دوستوں کو اکٹھا کیا اور مشن کا آغاز کر دیا۔ اپنے آپ سے سوال کیا کہ اس میں میری کیا ذمہ داری ہے، میں وہ چیزیں کیسے واپس کر سکتا ہوں جو اسکول نے مجھے دی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے پھر اپنے دوستوں کو موبلائز کرا، ایک گروپ بنایا، جو پرانے دوست جو اسکول کے پاس آؤٹ ہوئے تھے۔ ہیڈ ماسٹر کا کہنا ہے الحمدللہ قریشی گورنمنٹ اسکول آج تعلیمی معیار میں کسی بھی اسکول سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ بچوں کی اسٹرینتھ بہت کم تھی، ریگولر بچے جو ہے نا 60 کے قریب تھے۔ جیسے یہ استاد ہمارے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کسی اور اسکول سے بھی۔ چند طالب علموں کی کوششوں سے ایک اسکول کی قسمت جاگ گئی، تعلیم کا معیار بلند ہوا۔ اگر حکومت بھی اسی خلوص سے کوشش کرے تو نظام تعلیم کو بہتر بنانا کوئی مشکل نہیں۔ کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ سعد صابری، سما، کراچی۔ یتیم اور بے سہارا بچوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے پشاور میں فن گالا، ننھی دنیا نے خوب ہلا گلا کیا۔ اس حوالے سے شہاب الرحمان رپورٹ کریں گے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ یتیم اور بے سہارا بچوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے پشاور میں فن گالا، یہ رپورٹ دیکھیے۔ پشاور میں بے گھر اور بے سہارا بچوں کے لیے زمنکور میں رنگا رنگ تقریب، والدین کے سائے سے محروم بچوں نے دن بھر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے کر انجوائے کیا۔ یہاں جیسے کہ اسٹریٹ کڈس ہیں ہمارے پاس، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں اور انہوں نے یہ چیزیں بہت سارے نے نہیں دیکھی ہوتی۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اکیڈیمک کے ساتھ، ان کی شیلٹر، ان کی بیسک فیسلٹیز کے ساتھ ہم دنیا بھی ان کو دکھا سکے کہ دنیا کے کیا رنگ ہیں۔ طلبہ نے موسیقی میں مہارت دکھائی اور داد وصول کی۔ بچوں نے مارشل آرٹ کے فن کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ پینٹنگ میں بھی خوب طب آزمائی کی۔ مجھے ڈرائنگ بہت پسند ہے، میں نے ادھر کچھ سیکھا ہے، ڈرائنگ سیکھا ہے اور میرا ٹیچر اچھا ہے ادھر بہت۔ زمنکور میں بچوں کے لیے ماڈل ہاسٹل بلاک کا افتتاح کیا گیا، جہاں ان کی رہائش کی تمام سہولیات مزید بہتر بنائی گئی ہے۔ کیمرامین اسد علی کے ساتھ شہاب الرحمان، سما، پشاور۔ منی برازیل کہلانے والے لیاری میں فٹ بال کی ایک ایسی اکیڈمی بھی ہے جس میں غیر معمولی سہولیات میسر ہیں، بچوں سے کوئی فیس بھی نہیں لی جاتی۔ حذیفہ خان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ خوبصورت مناظر کسی یورپین فٹ بال کلب کے نہیں بلکہ لیاری میں واقع اماد فٹ بال اکیڈمی کے ہیں۔
जहां नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत के लिए लश ग्रीन टर्फ बिछाया गया है। मैदान के अतराफ मौजूद रंग बिरंगी इमारतों ने मंजर और भी दिलकश बना दिया है। एकेडमी में जेर तरबियत नन्हे फुटबॉलर्स में कोई मोहम्मद सलाह बनना चाहता है तो किसी का ख्वाब नेमार जूनियर, रोनाल्डो और मेसी बनने का है। ये एकेडमी फुटबॉल फेडरेशन या हुकूमती ग्रांट से नहीं बल्कि एक फैमिली की काविशों का नतीजा है। कोच इमाद जो थे ये खुद एक फ़ुटबॉलर थे। ये पहले यहीं पे ट्रेनिंग हासिल करते थे कराची में ही, तो इनका था कि मैं मतलब ट्रेनिंग करके कराची यहाँ पे लियारी में आके इनके बच्चों के लिए कुछ करूँ। फिर ये गए मैनचेस्टर क्लब, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देने लगे, मतलब वहाँ पे सर्टिफिकेट लिए क्लब के लिए, तो वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके पेरेंट्स ने कहा कि अब हिमात खुद तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, हिमात का नाम रोशन करना, कि उनका नाम एक रहे। तो आज ये बच्चे आप देख सकते हैं, ये सारा मतलब उनकी वजह से ही है। लियारी के ये बासलाहियत बच्चे बेहतरीन सहूलियात और तरबियत मिलने पर बहुत मुतमईन हैं। कोचेज़ हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे आते हैं यहाँ पर सीखने। यहाँ पर हम शाम से लेकर रात तक ट्रेनिंग करते हैं और जो रात में होती है वो उसका अलग ही माहौल होता है। ये फुटबॉल एकेडमी अब लियारी की पहचान बन गई है, जिसके दिन के मनाजिर तो हसीन हैं ही, लेकिन रात का मंजर भी लोगों को खूब भाता है। पाकिस्तान फुटबॉल के डूबते हुए सूरज में ये एकेडमी एक रोशनी की किरण है। इस तरह की मजीद एकेडमीज कायम की जाएं ताकि पाकिस्तान में फुटबॉल को बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची।